हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। आप लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस सोनपुर में। जैसा कि हम आपको बता दें कि हम लोग बिहार डीएलएड 2026 के साइंस के सेट नंबर 7 लगाने जा रहे हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने सेट 6 तक लगा दिए। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे तो आप फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस के प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को क्या कर सकते हैं, तो देख सकते हैं। हम हर वीडियो में साइंस के फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो से संबंधित जितने भी प्रश्न आते हैं उन सभी प्रश्नों का क्या करते हैं, तो यहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। और हर सेट में हम क्या करते हैं, तो टॉप 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, हम क्या करते हैं, तो टॉप 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं। तो आज के पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो आज का पहला प्रश्न क्या है, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि क्रिप्टोगैम क्या है। मतलब कि क्रिप्टोगैम है क्या है, बिना बीज वाले पौधे, अंडाशय वाले पौधे, फल वाले पौधे या बीज वाले पौधे। क्रिप्टोगैम किसे कहते हैं, तो क्रिप्टोगैम वैसे पौधे को बोलते हैं या वैसे पौधे को ही बोलते हैं क्रिप्टोगैम, जो बिना बीज के होते हैं। और ये इसके अंदर ना ही फूल होता है और ना ही बीज होता है, और ये बिना फूल या बीज के होते हैं, इसलिए इसको क्रिप्टोगैम कहते हैं। जैसा कि ऑप्शन में ए में दे रहा है बिना बीज वाले पौधे, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो यदि ये बिना बीज वाला पौधा है तो ये कैसा होगा, तो आप देखे होंगे काई, देखे होंगे। जो काई होता है वो किसका उदाहरण है, तो क्रिप्टोगैम का उदाहरण है। आप कभी काई जो आपके नल के किनारे या कहीं गंदगी होता है या आपके नाले के किनारे जो काई उग जाता है पानी के बहाव के कारण, तो उसके ऊपर देखे हैं उसका ना ही बीज होता है और ना ही कोई फूल होता है। उसके बावजूद भी वो क्या होता है, वो अपने जनरेशन को एक बाय एक, मतलब जनरेशन बोल रहे हैं, वो अपने प्रजनन को करते जाता है। मतलब कि वो क्या होता है, वो बिना दिखे हुए करता है। क्रिप्टो मतलब कि छुपा हुआ वो अपना प्रजनन करता है। इसके अलावा काय के अलावा बात करते हैं तो अलग अलग तरह के सवाल भी हो गए, तो वो सब किसके उदाहरण हो जाते हैं, तो क्रिप्टोगैम के उदाहरण हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 प्रश्न संख्या दूसरा में बात कर रहा है कि अनुवांशिकता के जनक कौन है। मतलब कि हु इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। मतलब कि जेनेटिक्स के पिता किसे बोलते हैं, अनुवंशिकता के पिता किनको जाने जाते हैं, वो चार्ल्स डार्विन साहब है, रॉबर्ट हुक है, ग्रेगर जोहान मेंडल है या जेम्स वाटसन है। निम्नलिखित में से कौन से जनक माने जाते हैं किसके, अनुवांशिकता के। मतलब कि फादर ऑफ जेनेटिक्स किन्हें कहते हैं, तो फादर ऑफ जेनेटिक्स के रूप में हम ग्रेगर जोहान मेंडल को जानते हैं। किनको जानते हैं, ग्रेगर जोहान मेंडल, जिसे शॉर्ट फॉर्म में लोग मेंडल भी बोलते हैं। उन्होंने फर्स्ट टाइम क्या किए थे, तो मटर पे खोज किया था। क्या कहते हैं, मटर की खोज किया था, और मटर के खोज से ही अनुवांशिकता का पता किया था। और मटर का पौधा है क्यों, क्योंकि मटर का पौधा अलग अलग तरह का होता है, इसका रंग अलग होता है। जैसे कि आप पीला देखे होंगे, उसके बाद हरा देखे होंगे, उसमें चपटा होता है, गोल होता है, इसके आधार पर किया था। और मानिए कि यदि वो मनुष्य पे करते तो मनुष्य का एक जनरेशन और दूसरे जनरेशन में बहुत लंबे समय हो जाता है, लेकिन एक ही साल में 2 से 3 बार मटर का पौधा हो जाता है। इसलिए वो क्या किए थे, तो मटर के पौधे पर वो एक्सपेरिमेंट करके क्या किए थे, तो अनुवंशिकता का पता लगाए थे। और वो पहला व्यक्ति कौन थे, तो वो थे ग्रेगर जोहान मेंडल। रॉबर्ट हुक के बारे में जानते होंगे, रॉबर्ट हुक सेल का खोज किए थे, ना कि अनुवंशिकता का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर तीसरा, प्रश्न संख्या तीसरा की बात करें तो अष्टक का नियम किस तत्व तक लागू किया जाता है। मतलब कि जो अष्टक का नियम है, अष्टक का नियम को क्या बोलते हैं, मतलब कि अष्टक का नियम मतलब कि 8 ऑर्बिटल तक, अष्टक का नियम जिसके अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन भर जाए उसको क्या बोलते हैं, अष्टक का नियम बोलते हैं। ये कहां तक लागू होता है, कोबाल्ट तक, पोटेशियम तक, कैल्शियम तक या ऑक्सीजन तक। तो अष्टक का नियम कहां तक लागू होता है, तो अष्टक का नियम कैल्शियम तक लागू होता है। कहां तक होता है, कैल्शियम तक लागू होता है, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर सी मतलब कि कैल्शियम, कैल्शियम का परमाणु संख्या क्या होता है, 20 होता है। मतलब कि अष्टक का नियम परमाणु संख्या 20 तक ही कार्य करता है। उसके बाद अष्टक का नियम फेल हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि अष्टक का नियम किस सिद्धांत पर कार्य करता था, अष्टक का नियम को सिद्धांत था कि जो पहला मतलब कि जो 8वां इलेक्ट्रॉन, 8वां के बाद जो 9वां इलेक्ट्रॉन है, जो पहला इलेक्ट्रॉन है, दोनों का गुण सेम होगा। वो ये कहां तक चलता था, तो कैल्शियम तक चलता था। लेकिन कैल्शियम के बाद जैसे ही स्कैंडियम आता है, आप पीरियोडिक टेबल को पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि कैल्शियम के बाद स्कैंडियम आता है। तो स्कैंडियम का गुण जो पहले तत्व का गुण है उससे भिन्न था, और भिन्न होने के कारण क्या हुआ, वहां पे अष्टक का नियम खत्म हो गया। और अष्टक का नियम कौन दिए थे, तो मेंडल साहब दिए थे, सॉरी मेंडल साहब बोल रहे हैं। अष्टक का नियम दिए थे न्यूलैंड साहब। कौन दिए थे, न्यूलैंड साहब दिए थे। और वो न्यूलैंड साहब का जो वहां पे लॉ था वो क्या हुआ था,
वहां पे जाकर खत्म हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, तो प्रश्न संख्या 4 में आपसे क्या पूछ रहा है? प्रश्न संख्या 4 में आपसे पूछ रहा है कि ओजोन परत में छेद होने के कारण मानव शरीर का कौन सा अंग सबसे ज्यादा प्रभावित होगा। मतलब कि मानिए कि ओजोन परत है, उस ओजोन परत में यदि छेद हो जाता है तो मानव शरीर का कौन सा भाग ज्यादा प्रभावित होगा? हृदय होगा, त्वचा होगा, दिमाग होगा या किडनी होगा? मानव शरीर का कौन सा भाग है जो सबसे अधिक प्रभावित होगा? तो ओजोन बोलता किसको है? तो जैसे कि ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल के मिलने से उसको ऑक्सीजन बोलते हैं, जिसको सांस के रूप में लेते हैं। उसी तरह जब ऑक्सीजन का 3 मॉलिक्यूल मिल जाए, जब ऑक्सीजन का 3 मॉलिक्यूल मिल जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? वो ओजोन का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? ओजोन का निर्माण करता है। और इससे बहुत अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ओजोन का निर्माण कैसे होता है? ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल को मिलने से ओजोन का निर्माण होता है। और ये कहाँ पाया जाता है? तो ये हमारे वायुमंडल के सबसे ऊपरी परत पे पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है? O3 पाया जाता है। यदि हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो ये हो गया ऑक्सीजन, और आपको पता होगा कि ऑक्सीजन के अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये 2 बॉन्ड इधर बनाता है और एक ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, तो 2 बॉन्ड इधर बनाता है एंड देन 2 बॉन्ड इधर बनाता है। और ये किस चीज का निर्माण करता है? तो ये ओजोन का निर्माण करता है। तो ओजोन का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होता है। और बात करें कि ये ओजोन का स्ट्रक्चर हो गया, और यदि यहाँ पे क्या करा कि इसका क्या करा? ओजोन में छेद, ओजोन परत में छेद होने के कारण क्या होता है? तो ओजोन परत में छेद होने के कारण होता है CFC। क्या होता है? परत में छेद के कारण होता है CFC, जिसका फुल फॉर्म होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये कहां से निकलता है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन बेसिकली आपके एसी या आपके रेफ्रिजरेटर, मतलब कि फ्रिज से निकलता है। मतलब कि एसी और फ्रिज में क्या भरा जाता है? CFC भरा जाता है, जिसका फुल फॉर्म होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन में से फ्लोरीन जो है वो क्लोरीन से अलग होकर क्या होता है? हमारे वायुमंडल में जाता है। और वायुमंडल में जाकर क्या करता है? ये फ्लोरीन ऑक्सीजन को तोड़कर, ऑक्सीजन को तोड़कर क्या करता है? O2 और ऑक्सीजन, मतलब कि O3 कितने मॉलिक्यूल से बना? 3 मॉलिक्यूल से बना है। तो इसको O2 प्लस ऑक्सीजन में तोड़ देता है, ऑक्सीजन को 2 भागों में बिक जाता है। और ये कहता है ये फ्लोरीन खुद ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेता है। फ्लोरीन क्या करता है? फ्लोरीन खुद ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेता है। और वो क्या करता है? इस तरह से वो क्या करता है? ओजोन परत में छेद करता है। और यदि मानिए कि ओजोन परत में छेद हो जाएगा तो क्या होगा? सूर्य से आने वाली जो यूवी किरण है वो क्या करता है? ओजोन परत रोकता है। ओजोन परत सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरण, जिसको यूवी किरण के नाम से भी जानते हैं, वो उसको रोकता है। यदि वो यूवी किरण आपके शरीर पे डायरेक्ट पड़ेगा, जैसा कि ये प्रश्न में पूछा गया कि यदि वो उसका जो यूवी किरण है या आपके शरीर पर डायरेक्ट पड़ेगा तो आपके वो क्या स्किन कैंसर होने का डर है। कौन सा कैंसर होने का डर है? स्किन कैंसर। स्किन कैंसर होने का डर है। मतलब कि यूवी किरण यदि आपके शरीर पर अधिक डायरेक्ट पड़ता है तो स्किन कैंसर होने का डर है। और सबसे ज्यादा प्रभावित कौन होगा? हमारा स्किन होगा, त्वचा होगा, जैसा कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आई थिंक आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो अधिकांश कवकों, क्वेश्चन में क्या करा है? अधिकांश कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? मतलब कि जो अधिकांश कवक होते हैं, मतलब कि फंगस होते हैं, उसकी जो कोशिका भित्ति होती है। कोशिका भित्ति क्या होते हैं? 2 तरह का, एक होता है कोशिका झिल्ली, एक होता है कोशिका भित्ति। एक होता है कोशिका, एक होता है कोशिका झिल्ली, एक होता है कोशिका झिल्ली और एक होता है कोशिका भित्ति। कोशिका झिल्ली, एक होता है कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति को सेल वॉल बोलते हैं और इसको सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। हिंदी में बात करें इसको सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, मेम्ब्रेन, और इसको बोलते हैं सेल वॉल। सेल वॉल, इसको सेल वॉल बोलते हैं, इसको सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। और ये बात करें तो ये जो है ना, ये पादप, मतलब कि पेड़ पौधे और मानव दोनों में पाया जाता है। पादप शरीर में भी पाया जाता है और मानव शरीर में भी पाया जाता है, या जंतु बोलते हैं, मानव या जंतु, जंतु दोनों में पाया जाता है। लेकिन ये जो है ये सिर्फ पादप में पाया जाता है। ये सिर्फ किस में पाया जाता है? पादप में पाया जाता है। तो पादप में कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली दोनों पाया जाता है। लेकिन जो मानव हो गया या जंतु हो गया उसमें सिर्फ कोशिका झिल्ली पाया जाता है। कोशिका झिल्ली क्या करता है? कोशिका झिल्ली एक झिल्ली की तरह होता है, जिस तरह से मच्छरदानी को झिल्ली बोलते हैं, या आप चाहे छन्नी हो गया,
कुछ इस तरह से होता है, और ये जरूरी पदार्थ को अंदर और बाहर जाने देता है। लेकिन ये जो कोशिका भित्ति है ना, ये कोशिका भित्ति क्या करता है, सेल वाल, जैसे कि वाल लिख रहा है, वाल मतलब कि मजबूती, पेड़ पौधे को मजबूती प्रदान करता है। जो बाहरी परत होता है, सेल का जो सबसे बाहरी परत होता है वो कोशिका भित्ति होता है, और उसको क्या करता है, मजबूती प्रदान करता है। तो यहाँ पे यही कर है कि अधिकांश कवक, मतलब कि जितने भी फंगस है, तो मतलब कि माने कि यदि इसके पास भी कवक, इस कवक के पास भी सेल वाल है, तो ये कवक क्या हो जाएगा, ये पादप के अंतर्गत गिने जाएगा, मतलब कि पेड़ पौधे के अंतर्गत ही गिना जाएगा। पादप को क्या बोलते हैं, पादप को पेड़ पौधा के भी नाम से जानते हैं, कि इसके नाम से जानते हैं, पेड़ पौधा के भी नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे यही पूछ रहा है कि अधिकांशतः कोशिका भित्ति किसकी बना होता है, काइटिन का बना होता है, सबरीन का बना होता है, पेक्टिन का बना होता है, या लिग्निन का बना होता है। तो अधिकांश जो कोशिका भित्ति होता है ना, वो काइटिन का बना होता है। किसका बना होता है, काइटिन का बना होता है, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। किसका बना होता है, काइटिन का बना होता है। मतलब कि जितना भी कवक, जितना भी कोशिका भित्ति है, उसमें अधिकांशतः की बात करें तो वो काइटिन का बना होता है। कुछ ही ऐसे भित्ति होते हैं जो किसी और चीज का बनता है ना। तो अधिकांशतः बात करें तो अधिकांशतः किसका बनता है, अधिकांशतः किसका होता है, अधिकांशतः काइटिन का ही होता है। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछ रहा है कि ये क्वेश्चन तो बहुत बार पूछा गया है। एक एक्स परमाणु है, कोई परमाणु है जिसको एक्स के नाम से दर्शाया जा रहा है, जिसका परमाणु संख्या आपको दे दिया गया है। आपको परमाणु संख्या कितना दिया गया है, परमाणु संख्या दिया गया है। परमाणु संख्या को पता होगा कि हम जेड से दर्शाते हैं। तो परमाणु संख्या कितना दिया हुआ है, परमाणु संख्या 23 दिया हुआ है। परमाणु संख्या कितना दिया हुआ है, 23 दिया हुआ है। वही बात करें कि परमाणु संख्या नहीं, परमाणु भार, सॉरी, परमाणु संख्या को ए से लिखते हैं, और ये कितना दिया हुआ है, 11 दिया हुआ है। वही बात करें कि परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान की बात करें तो परमाणु द्रव्यमान, या आप इसको भार भी लिख सकते हैं। तो इसको एटॉमिक वेट बोलते हैं, इसको एटॉमिक नंबर बोलते हैं, इसको जेड से दर्शाते हैं। वो कितना दिया हुआ है, 23 दिया हुआ है, या ए या जेड ऐसा ही कुछ होता है। यदि इसमें कंफ्यूजन हो रहा है तो ये क्या होता है, इतना ही होता है। तो इसमें न्यूट्रॉन की संख्या होती है। तो हम बताए हुए हैं कि जो परमाणु संख्या होता है, परमाणु संख्या जो होता है वो परमाणु संख्या किसके बराबर होता है, प्रोटॉन के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, प्रोटॉन के बराबर होता है। वही बात करें कि जो परमाणु भार होता है, जो परमाणु भार होता है वो कैसे मिलता है, परमाणु भार बनता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के मिलने से हमको क्या बनता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के मिलने से हमको क्या मिलता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मिलने से हमको क्या बनता है, परमाणु भार बनता है। और आप यहाँ पे देखिए हमको परमाणु भार दे दिया है। परमाणु भार कितना दिया हुआ है, 23 दिया हुआ है। वही बात करें कि प्रोटॉन की संख्या, हम बताएं कि प्रोटॉन की संख्या बराबर परमाणु संख्या होता है। आपको परमाणु संख्या 11 दे दिया है, और आपसे क्या पूछ रहा है, न्यूट्रॉन की संख्या पूछ रहा है। तो न्यूट्रॉन बराबर क्या हो जाएगा, 23 माइनस 11, और 23 में से जब आप 11 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, 23 में से जब आप 11 घटाइएगा तो आपको कितना मिलेगा, 3 में से गया 2, 12, मतलब कि 12 कौन है, ऑप्शन नंबर डी 12 सही हो जाएगा। और ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड हो चुका है, बहुत ही आसान है, आपको ये याद करना है। ये भी एक फॉर्मूला है और ये भी फॉर्मूला है, ये दोनों के दोनों क्या है, ये दोनों के दोनों फॉर्मूला। आपको इसको रिवीजन कर लेना, याद कर लेना। कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि परमाणु संख्या को किससे दर्शाते हैं, परमाणु भार को किससे दर्शाते हैं, तो आपको इसको भी रिवीजन कर ही लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर प्रश्न संख्या 7 में आपसे पूछ रहा है कि पदार्थ का वर्गीकरण किस आधारों पर किया जाता है। मतलब कि किसी भी मैटर मतलब क्या होता है, पदार्थ का क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे किया जाता है, मैटर का क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे किया जाता है, पदार्थ का क्लासिफिकेशन किस बेसिस, किस चीजों को नजर रखते हुए हम पदार्थ का वर्गीकरण करते हैं, वो इनमें से कोई नहीं है। देखिए इससे पहले वाले भी आप सेट देखे होंगे तो ऑप्शन को अलग कर दिया, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी में होता था, अब ए में डाल दिया है। भौतिक और जैविक गुणों के आधार पर, रासायनिक गुणों के आधार पर, भौतिक और रासायनिक गुणों के आधार पर। तो आपको पता होगा कि पदार्थों का वर्गीकरण मतलब कि जो पदार्थ का क्लासिफिकेशन किया जाता है वो किसके आधार पर किया जाता है, तो एक तो भौतिक आधार पर किया जाता है और एक रासायनिक आधार पर किया जाता है। भौतिक आधार पर क्या किया जाता है, भौतिक आधार पर किया जाता है सॉलिड लिक्विड, हम ऐसे ही बता देते हैं, एक होता है सॉलिड लिक्विड गैस, उसके बाद
सॉलिड होता है, लिक्विड होता है, गैस होता है। एंड देन बात करें तो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट और प्लाज्मा अवस्था। रासायनिक गुणों के आधार पर एक धात्विक, अधात्विक और उसके बाद वो शुद्ध पदार्थ, मिश्रण पदार्थ, ये सब किसके अंतर्गत आ जाता था? तो वो सब रासायनिक गुणों के आधार पर आ जाता था। तो भौतिक में सॉलिड, लिक्विड, गैस, उसके बाद बोस आइंस्टीन कंडेंसेट एंड प्लाज्मा। एंड रासायनिक गुणों के आधार पर मिश्र धातु और धातु, अधातु और तत्व, ये सब किसके अंतर्गत आ जाता था? तो ये सब आता था रासायनिक गुणों के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। पाइरुवेट विखंडन के उपरांत, मतलब कि जब पाइरुवेट का विखंडन होता है उसके उपरांत कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है। यह क्रिया कहाँ संपन्न होती है? केंद्रक में, माइटोकॉन्ड्रिया में, कोशिका दरों में या हरित लवक में? आपको पता होगा कि पाइरुवेट का विखंडन कहाँ होता है। पाइरुवेट का विखंडन उपरांत कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है। यह क्रिया कहाँ संपन्न होता है? तो हमारे कोशिका के अंदर दो तरह का क्रिया होता है। एक होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, एक होता है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। तो ऑक्सीजन की जो उपस्थिति में होता है वो होता है ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में जो होता है वो होता है कोशिका द्रव में। लेकिन वही बात करें कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में कोशिका माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। फिर से हम बता देते हैं कि हमारे कोशिका के अंदर दो तरह से श्वसन होता है, एक होता है वायवीय, एक होता है अवायवीय। अवायवीय कहाँ होता है? अवायवीय श्वसन होता है, यहाँ पे लिख देते हैं, अवायवीय होता है, अवायवीय अवायवीय होता है कोशिका द्रव में। कहाँ होता है? कोशिका द्रव में, कोशिका द्रव में द्रव्य, द्रव्य होता है, द्रव नहीं, द्रव मतलब लिक्विड हो जाता है। कोशिका द्रव में। वही बात करें कि अवायवीय, वही बात करें कि वायवीय जो होता है वो वायवीय कहाँ होता है? तो वायवीय होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है? वायवीय होता है। और यहाँ पे ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, और ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है और वहां पे एटीपी का निर्माण होता है। तो यहाँ पे वही कह रहा है कि जब वहां पे अति टूटा ग्लूकोज का फॉर्मूला आपको पता होगा, ग्लूकोज का भी फॉर्मूला लिख देते हैं, ग्लूकोज C6H12O6। किसका फॉर्मूला? ग्लूकोज। तो ग्लूकोज टूट के क्या करता है? वो ग्लूकोज टूट के कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है, जल का निर्माण करता है और ऊर्जा के निर्माण करता है। और एक क्रिया क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया में ये भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि माइटोकॉन्ड्रिया में किस तरह का शोषण होता है? तो वो होता है वायवीय। और वही बात करें कि कोशिका द्रव में किस तरह का शोषण होता है? तो वो होता है अवायवीय। तो ये सब क्या है? ये सब के सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस सभी को ध्यान में रखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ये जरूरी नहीं कि बिहार डीएलएड में, यदि आप किसी और चीज का भी तैयारी, किसी और चीज का भी एग्जाम देते, कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे कि आप हो गया, रेलवे हो गया, बैंक हो गया, तो इस समय में क्या होता है? ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहा है कि चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 0.012 गुना तथा व्यास पृथ्वी के व्यास का 0.25 गुना हो तो जी का मान चंद्रमा पर होगा। पृथ्वी पर इसके मान से ज्यादा, पृथ्वी पर इसके मान का 1/6 भाग, पृथ्वी पर इसके मान से कम, या पृथ्वी पर इसके मान के बराबर। तो ये क्वेश्चन भी रिपीटेड क्वेश्चन, इससे पहले भी इस क्वेश्चन के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। तो आपको पता होगा कि जी का वैल्यू होता है 6.67 × 10⁻⁻11। कितना होता है? 6.67। जी इज इक्वल टू 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। कितना होता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये क्या होता है? इसका वैल्यू होता है। हम इसकी वैल्यू की बात कर रहे हैं, और ये जो वैल्यू होता है ये कांस्टेंट होता है। ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू क्या है? ये वैल्यू कांस्टेंट है। मतलब कि इस वैल्यू को आप कहीं भी यूज कीजिए, ये कैसा वैल्यू देगा? ये कांस्टेंट वैल्यू ही देगा। इसका वैल्यू हमेशा क्या आता है? कांस्टेंट आता है। और यहाँ पे क्वेश्चन में क्या करा कि चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का इतना गुना तथा व्यास पृथ्वी के व्यास का इतना गुना हो जाता है, जिनका जी का मान चंद्रमा पर होगा। हम अभी क्या बोले? अभी हम बोले कि जी का मान कांस्टेंट होता है, और यदि ये जी का मान कांस्टेंट होता है तो चंद्रमा का आप व्यास बढ़ा दीजिए या घटा दीजिए, पृथ्वी का व्यास बढ़ा दीजिए या घटा दीजिए। यदि ये कांस्टेंट है तो उसको उसके जी के वैल्यू से किसी भी तरह का मतलब नहीं है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? पृथ्वी पर इसके मान के बराबर ही रहेगा। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। जैसा कि इस पे लिखा हुआ कि पृथ्वी के इसके मान के बराबर रहेगा, तो यही होगा। मतलब कि इसके मान के बढ़ाने और घटाने से पृथ्वी पर इसके मान के बराबर ही रहेगा। मतलब कि इससे किसी भी तरह का अंतर नहीं आएगा। यहाँ पे जी ये वाला नहीं है, जी का वैल्यू ये वाला नहीं है 9.8 मीटर स्क्वायर, कि हम
मीटर पर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर। यदि हम प्लेस को बदले तो ये अपना वैल्यू को बदल लेगा। यहाँ पे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, और यदि ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है तो इसको मान को वैल्यू को कहीं भी आप यूज कीजिए, इसका वैल्यू समान ही आएगा। आई थिंक आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। यदि समझ में आया होगा तो लिखिए कि हाँ समझ में आया। नेक्स्ट बात करते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरणा की खोज किसने की थी। मतलब कि जो विद्युत चुंबकीय प्रेरणा है इसकी खोज करने वाले व्यक्ति कौन थे। एम्पियर साहब थे, फैराडे साहब थे, फ्लेमिंग साहब थे, या मैक्सवेल साहब थे। निम्नलिखित में से कौन से थे जिन्होंने विद्युत चुंबकीय प्रेरणा की खोज की थी। तो उसको खोज करने वाले फैराडे साहब थे। कौन थे? फैराडे साहब थे। जैसा कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, फैराडे साहब ने दाएं हाथ नियम से, दाएं अंगूठे नियम से, क्या ऐसा ही कुछ है, दाएं हस्त नियम से क्या किए थे, इसका खोज किए थे। कौन किए थे? फैराडे ने किया था, जैसा कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसके अलावा बात करें कि दाएं के अलावा बाएं अंगूठे नियम को भी पढ़े होंगे, उसको दिए थे फ्लेमिंग साहब ने। वही बात करें कि एम्पियर की खोज एम्पियर साहब ने किया था। जो एम्पियर है विद्युत धारा का मान, वो किसके नाम पे पड़ा है? एक साइंटिस्ट का नाम पर पड़ा है जिसका नाम क्या था? एम्पियर था। और ये क्या, ये बाएं हाथ, ये दाएं हाथ और ये बाएं हाथ। आई थिंक आपको यहाँ तक समझ में आएगा कि विद्युत चुंबकीय प्रेरणा की खोज करने वाले व्यक्ति कौन थे। तो वो थे फैराडे साहब। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ऊर्जा है। मतलब कि निम्नलिखित में से कौन सा है जो जीवाश्म ऊर्जा है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड हो चुका है कि जीवाश्म ऊर्जा क्या है। कोयला, सौर ऊर्जा, थर्मल ऊर्जा और बायोगैस। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये क्वेश्चन। हर बार ये क्वेश्चन बिहार डीएलएड या इसके अलावा किसी भी आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम का तैयारी करते हैं, जैसा कि इससे पहले हम बोले हैं, वो आ ही जाता है क्वेश्चन। तो यहाँ पे बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ऊर्जा है। तो जीवाश्म ऊर्जा का अर्थ क्या होता है? जीवाश्म ऊर्जा का अर्थ है कि जो जीवों से बना है, मतलब कि जिसमें जीव जंतु का जीव का अंश हो। तो जीव का अंश क्या, या तो वो पेड़ पौधा होगा या तो वो जानवर होगा। तो जीवाश्म ऊर्जा जो बनता है वो पेड़ पौधे से बनता है। मतलब कि पेड़ पौधे वर्षों से जमीन के अंदर उच्च दाब और ताप को सहते हुए क्या किया, अपने रूप को बदलकर किस में बदल दिया? कोयला के रूप में बदल लिया। और कोयला क्या है? एक जीवाश्म ऊर्जा है। और इसमें सिर्फ क्या होता है? इसमें सिर्फ कार्बन होता है। इसकी मात्रा की बात करें इसमें सिर्फ कंपोजिशन क्या होता है? कार्बन होता है। और ये लाखों करोड़ों वर्ष से क्या जमीन के अंदर रहता है। इसके अलावा आप पढ़े होंगे कि जो पेट्रोलियम निकलता है वो किससे निकलता है? तो मनुष्य या जीव जंतु जो दब गए थे उनके अवशेष से क्या निकलता है? पेट्रोल निकलता है, ऐसा साइंस कहता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ऊर्जा है? तो कोयला है। क्यों कोयला है? क्योंकि कोयला जो है वो लंबे समय तक जमीन के अंदर, वो पेड़ पौधे जो है वो लंबे समय तक जमीन के अंदर ताप और दाब को सह रहे थे, और वही अपने रूपांतरित करके वो किसका रूप लिए? कोयला का रूप लिए। और इसमें मुख्य रूप से क्या होता है? तो कार्बन होता है। आई थिंक आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो समुद्र तल की गहराई ज्ञात करने के लिए समुद्र जहाज में किस विशेष तकनीकी का उपयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन भी अलग अलग कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा गया है, और बिहार डीएलएड में भी पूछा जा रहा है। ये भी कितने सेटों में पूछा जा चुका है कि समुद्र तल से, मतलब कि समुद्र तल मतलब कि समुद्र का जो सबसे निचला तल है उसका जो जमीन है वो उसकी गहराई ज्ञात करने के लिए समुद्री जहाज में, मतलब कि जो समुद्री जहाज है उसमें किस विशेष तकनीकों का उपयोग किया जाता है? प्रतिध्वनि, लेजर, सोनार या अनुरण। तो जो समुद्र तल की गहराई को ज्ञात किया जाता है वो सोनार के माध्यम से ज्ञात किया जाता है। किसके माध्यम से किया जाता है? सोनार के माध्यम से किया जाता है। ये वो सोनार नहीं है जो ज्वेलरी बनाता है, ये वो सोनार है जो एक तरह का रेडिएशन निकालता है, एक मतलब कि प्रतिध्वनि निकालता है। प्रतिध्वनि जैसा कि एक प्रतिध्वनि ये वाला नहीं, मतलब कि एक तरह का वेव निकलता है, और ये बहुत ही अति वाला वेव होता है। और ये क्या करता है? वो वेव को, मतलब कि वेव को छोड़ता है, और वेव क्या करता है? वो जमीन में जाता है और वो टकरा कर रिटर्न आता है। और वो जो टकरा कर रिटर्न आता है उस वेव की स्पीड और टाइम को इंटू कर लिया जाता है और उसको 2 से डिवाइड दे दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वो वेव गया भी है और जितना समय उसको जाने में लगा उतना समय उसको आने में भी लगा है। और उससे क्या किया जाता है? उसके मदद से समुद्र तल की गहराई को मापा जाता है। इसके अलावा आप सुने होंगे कि जो अति होते हैं, सॉरी नाम भूल गए, जो उल्लू होता है वो रात में कैसे चल पाता है? उल्लू रात में इसलिए उल्लू तो रात में देख पाता है। हम उदाहरण ही भूल गए कि क्या होता है, याद आएगा तो कभी बता देंगे। तो सोनार यहाँ पे सोनार जो किसके कारण विशेष तकनीकी का उपयोग किया जाता है? सोनार किया जाता है। और ये साउंड के अंतर्गत पढ़ेंगे। किसके? ये चैप्टर साउंड में बताया जाता है। अब यदि साउंड चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें बताया जाता है। ये फिजिक्स का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से किसे एक मृत यांत्रिक उत्तक माना जाता है। मतलब कि निम्नलिखित में से कौन सा है जो मृत यांत्रिक उत्तक माना जाता है? एरेनकाइमा,
पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा या कोलेन्काइमा, निम्नलिखित में से कौन सा है जो यांत्रिक उत्तक मृत माना जाता है? तो स्क्लेरेन्काइमा जो है वो क्या है, एक मृत कोशिका है। क्या है? एक मृत कोशिका है। और ये क्या करता है, तो ये पौधे को मजबूती प्रदान करता है। क्या करता है? ये पौधे को मजबूती प्रदान करने का काम करता है। इसके अलावा बात करें कि इसकी उदाहरण की बात करें तो आप नारियल की कवर को देखे होंगे। जो नारियल का ऊपरी जो कवर होता है वो किसका होता है? वो जो बना होता है वो स्क्लेरेन्काइमा ही होता है। क्या होता है? स्क्लेरेन्काइमा ही होता है। स्क्लेरेन्काइमा क्या करता है, तो वो उसको मजबूती प्रदान करने का काम करता है। बेसिकली स्क्लेरेन्काइमा मृत कोशिका होता है और ये मजबूती प्रदान करने का कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, एमीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है? यह क्वेश्चन भी रिपीटेड है, हम कितने सेट में बता चुके हैं और ये भी अलग अलग एग्जाम में पूछे जाते हैं कि इसको समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में, दोनों में, या इनमें से कोई नहीं। तो जो एमीटर है वो एमीटर क्या करता है, विद्युत कितना इलेक्ट्रिसिटी कितना मात्रा में जा रहा है इस चीज को बताता है और इसको श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। श्रेणी क्रम जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है श्रेणी क्रम सही हो जाएगा। मतलब कि श्रेणी क्रम को इससे पहले वाले में उदाहरण जिस तरह से समझाए थे उसी तरह से समझा देते हैं। मानिए कि एक वायर है, इस वायर में आप क्या किए, यहाँ पे बॉल जोड़े हुए हैं, ये क्या है, यहाँ पे आप बल्ब जोड़े हुए हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप रेफ्रिजरेटर जोड़े हुए हैं। रेफ्रिजरेटर का अर्थ क्या है? रेफ्रिजरेटर मतलब कि फ्रिज जोड़े हुए हैं। एंड देन बात करें तो यहाँ पे आप क्या किए, यहाँ पे आप एसी का लाइन दिया हुआ है, एसी दिए हुए हैं। एसी मतलब कि यहाँ पे पंखा दिए हुए हैं, तो अलग अलग चीज दे दिए हैं, तो ये क्या होगा, श्रेणी क्रम में हो गया। और वही बात की है कि ये एक तार है, इससे एक तार निकला, इसमें आप रेफ्रिजरेटर जोड़े हुए हैं, इस तार में आप एसी जोड़े हुए हैं, इस तार में आप क्या किए हुए हैं, बल्ब जोड़े हुए हैं। तो ये अलग अलग हो गया। तो ये हो गया समांतर क्रम और ये हो गया श्रेणी क्रम। मतलब कि एक ही लाइन में जुड़ा हुआ है तो ये श्रेणी क्रम, और अलग अलग लाइन में जोड़ा जाएगा तो इसको क्या बोलेंगे, समांतर क्रम बोलेंगे। तो जो इसी तरह जो एमीटर लगाया जाता है वो श्रेणी क्रम में जो लगाया जाता है। वही बात करें कि जो एमीटर और जो अति होता है वोल्ट मीटर होता है उसको क्या कहा जाता है, उसको समांतर क्रम में लगाया जाता है। उसको क्या कहा जाता है, समांतर क्रम में लगाते हैं, और एमीटर को श्रेणी क्रम में लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक बस की चाल 10 सेकंड में 36 किलोमीटर प्रति घंटा से 72 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है, तो उस बस की त्वरण कितनी होगी? तो यहाँ पे क्या दिया है कि एक बस है जिसकी चाल 10 सेकंड में 36 किलोमीटर से क्या हो जा रहा है, 72 किलोमीटर हो जा रहा है। तो हम इसका टी निकालें तो टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी, या आप इसका वैल्यू निकालना चाहे तो क्या है, यहाँ पे क्या पूछा है, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 3.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, क्या हो जाएगा। मतलब कि एक बस है और उस बस को क्या किए, आप उस बस को आप पढ़े होंगे कि v माइनस यू बराबर क्या हो जाएगा, 22 माइनस 36 मीटर सेकेंड, क्या हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। यहाँ पे क्या 72 किलोमीटर प्रति सेकंड से हम क्या के v में से u घटा है, v मतलब कि प्राथमिक में से अंतिम निकाले तो यहाँ पे कितना आ गया, मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 36 आ जाएगा, 36 मीटर पर सेकंड। और ये फार्मूला पढ़ेंगे कि आपसे क्या पूछा है, यहाँ पे आपसे त्वरण पूछ रहा था। त्वरण ए बराबर क्या होता है, ए बराबर v माइनस यू बाई टी होता है। और यहाँ पे v माइनस यू कितना है, v माइनस यू 10 और यहाँ पे 10, इसको काटेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन में स्क्वायर होता है जैसा कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर सही हो जाएगा। अब ये बोलिएगा 36 से ये 10 कैसे आ गया, यहाँ v माइनस यू, तो आप ये पढ़ेंगे कि 36 ये मीटर किलोमीटर में दिया हुआ है, हम मीटर में करेंगे इसको, 18/5 से 5/18 से डिवाइड देंगे, और जब इसको देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 5 दूना 10 हो जाएगा। वही 10 का वैल्यू पे यहाँ पे लिखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। रेटिना प्रकाश को परावर्तित करती है, मतलब कि रेटिना जो है क्या करती है, प्रकाश को परावर्तित करती है वास्तविक प्रतिबिंब में, विद्युत सिग्नल में, विद्युत ऊर्जा में, या इनमें से कोई नहीं। तो आप इसका जवाब दीजिए, तब तक हम क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि रेटिना प्रकाश को परावर्तित करती है, कैसे करती है, तो रेटिना जो है वो प्रकाश को विद्युत सिग्नल के रूप में प्रयोग करती है। किसमें परिवर्तित करती है, विद्युत सिग्नल। ऑप्शन नंबर बी में जो दिया हुआ सही होगा। कैसे, क्योंकि जो हमारा रेटिना बहुत ही कोमल होता है और बहुत ही मुलायम होता है, और इस पर जो किरण पड़ता है वो उसको क्या करता है, वो उसको विद्युत सिग्नल के रूप में क्या करता है, हमारे ब्रेन तक भेजता है, और वो कैसा भेजता है, वास्तविक और उल्टा भेजता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17।
क्रेब्स चक्र का मतलब कि जो क्रेब्स चक्र है उसका एक महत्वपूर्ण उत्पाद जो एटीपी संश्लेषण करता है, इनमें से कोई नहीं है, पानी है, मीथेन है या एनएडीएच है। यहाँ पे कह रहा है कि क्रेब्स चक्र मतलब कि आपके जो कोशिका में हम जब पढ़ाए रहे थे माइटोकॉन्ड्रिया में, वो क्या करते हैं, उस पूरे चक्र को क्या बोलते हैं, उस पूरे चक्र को मतलब कि आपके खाना का पचना, आपके कोशिका में खाना का पचना मतलब कि एनर्जी का पचना, एनर्जी का पचना मतलब क्या क्या होगा, C6H12O6 मतलब कि ग्लूकोज का टूटना और उससे एनर्जी का निकलना, ग्लूकोज का टूटना और उसे एनर्जी का निकलना, इस पूरे प्रक्रिया को हम किसके अंतर्गत रखते हैं, इस पूरी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, क्रेब्स चक्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रेब्स चक्र बोलते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को क्रेब्स चक्र बोलते हैं और इसको क्रेब्स चक्र के अंतर्गत रखा जाता है। तो इस क्रेब्स चक्र के अंतर्गत क्या होता है, NADA प्लस करके एक होता है और वो क्या करता है, NADA प्लस वो इस ऊर्जा को, इससे जो क्रेब्स चक्र के माध्यम से जो एनर्जी निकला हुआ है, इस एनर्जी जो निकला हुआ है उस एनर्जी को स्टोर करने का काम क्या करता है, NAD प्लस करता है और इस ऊर्जा को संग्रह करके क्या कर लेता है, NADH खुद को बना लेता है। तो महत्वपूर्ण उत्पाद जो एटीपी संश्लेषण करता है वो कौन करता है, NADH करता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। यदि आप NAD प्लस को नहीं समझे तो इसको आप हटा दीजिए। हम इसको एक सिंपल लैंग्वेज में बता देते हैं कि जो आप ग्लूकोज, आप जो एनर्जी की, आप जो खाना खाए, वो खाना क्या हुआ, आपके विलाय के माध्यम से आपके कोशिका में गया, ब्लड अवशोषित किया और वो आपको ब्लड को अवशोषित करके आपको पता और डिफाइन करते हैं और बढ़िया से। आपकी छोटी हाथ में क्या पाया जाता है, आपकी छोटी हाथ में अथी पाया जाता है, क्या पाया जाता है, छोटी हाथ में विलाय पाया जाता है। विलाय क्या करता है, विलाय जो है वो भोजन को अवशोषित करता है और अवशोषित करके कहाँ भेजता है, ब्लड में भेजता है और वो ब्लड क्या करता है, वो पूरी कोशिका में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। वो पूरी कोशिका में जब डिस्ट्रीब्यूट करता है तो उसके बाद वो जो एनर्जी बचा, जो ग्लूकोज मिला C6H12O6, वो ग्लूकोज क्या करता है, वो क्रेब्स चक्र करता है, मतलब कि उसको तोड़ के, भोजन को तोड़ के एनर्जी को बनाना। और वो जो एनर्जी स्टोर कर रहा है, वो एनर्जी स्टोर करने का काम कौन करता है, NADH करता है। वही बोल रहा है कि क्रेब्स चक्र का एक महत्वपूर्ण उत्पाद जो एटीपी संश्लेषण करता है, संश्लेषण मतलब कि उसको अंदर अवशोषित करता है, वो कौन होता है, NADH होता है। आई थिंक आपको ये वाला अच्छी तरह से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें तो अगर कोई X ऑक्सीजन है जो X ऑक्सीजन से क्रिया करके X का ऑक्साइड बनाता है, मतलब कि कोई X है, कोई परमाणु है, वो X धातु भी हो सकता है, अधातु भी हो सकता है, उपधातु भी हो सकता है या कुछ भी हो सकता है, हमको नहीं पता कि वो X क्या है। वो क्या कर रहा है, वो ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है और ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बना रहा है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ऑक्साइड बना रहा है। और ऑक्साइड बेसिकली कौन बनाता है, धातु बनाता है, लेकिन अभी हम नहीं बता सकते कि धातु ही है कि अधातु भी है, अधातु भी बना सकता है। तो यहाँ पे क्या बनाता है, जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। तो वो तत्व कौन सा है, वो X तत्व कौन सा है, वो अधातु है, धातु है, प्लास्टिक है या Na या B, धातु अधातु दोनों है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है कि वो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। यदि कोई लाल लिटमस को नीला कर रहा है तो वो बेसिकली क्या होता है, लाल लिटमस को नीला करने का काम बेस करता है। बेस जो है ना, बेस मतलब कि क्षार जो है वो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। वही बात करें कि जो एसिड जो होता है, एसिड मतलब कि अम्ल जो होता है, वो अम्ल क्या करता है, अम्ल जो होता है वो लाल को नीला को लाल कर देता है। तो यहाँ पे क्या करा है कि वो लिटमस पत्र, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है और लाल लिटमस पेपर को नीला करने का काम क्षार करता है। और क्षार क्या होता है, क्षार होता है मेटल ऑक्साइड, मतलब कि मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड का टेस्ट कैसा होता है, क्षार होता है, मतलब कि धातु ऑक्साइड, धातु ऑक्साइड। वही बात करें कि जो अधातु ऑक्साइड होता है, अधातु ऑक्साइड, अधातु ऑक्साइड क्या होता है, वो बेस होता है, बेस होता है, मतलब एसिड होता है, एसिडिक होता है। तो ये क्या हो जाएगा, वो तत्व धातु है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 19 में आपसे पूछ रहा है कि किसानों के द्वारा फसल चक्र का उपयोग किसकी वृद्धि हेतु किया जाता है। बहुत इजी क्वेश्चन और बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन, ये कॉमन क्वेश्चन है कि किसान फसल चक्र क्यों करता है। तो फसल चक्र करने का मुख्य कारण क्या है, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखने के लिए ऐसा किया जाता है। अलग अलग पौधों को बनाया जाता है। आपको पता होगा कि दलहनी पौधों को लगाने से वहां पे राइबोसोम हमारे नाइट्रोजन मिट्टी में बढ़ा देता है। इसके अलावा अलग अलग पौधे के बोने से अलग अलग उसकी अलग अलग पौधों की अलग अलग तरह की ऊर्जा की आवश्यकता होती है और अलग अलग तरह की ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो क्या करता है, वो जो चीज की आवश्यकता होती है उसको जमीन से, मिट्टी से ले लेता है और बाकी सबको
छोड़ देता है। तो ये मृदा को उर्वरता को बढ़ाता है, मृदा में कार्बनिक तत्वों की वृद्धि करता है, नाइट्रोजन तत्वों की मृदा में वृद्धि करता है। उपयुक्त सभी, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी सही हो जाएगा। आज के लास्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें तो प्रकाश संश्लेषण में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। मतलब कि प्रकाश संश्लेषण के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, या ऊष्मा शोषीय अभिक्रिया है या ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया, दोनों है, इनमें से कोई नहीं। तो जो प्रकाश संश्लेषण है ये ऊष्मा शोषीय अभिक्रिया क्या है, ऊष्मा शोषीय अभिक्रिया, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, या ऊष्मा शोषीय अभिक्रिया। ऊष्मा शोषी का अर्थ क्या है, ये ऊर्जा को, एनर्जी को, सूर्य से आने वाले एनर्जी को क्या करता है, यह खुद को अवशोषित करता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, उसमें शोषीय अभिक्रिया कहते हैं। सो आज हम क्या किए, आज हम बिहार डीएलएड 2026 के साइंस के सेट नंबर 7 के टॉप 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए। तो आपको क्या करना है, आपका होमवर्क ये है कि आपको ये बताना है कि आप 20 में कितना स्कोर किए, 20 किए, 19 किए, 18 किए। आई थिंक बहुत इजी क्वेश्चन था, तो आपको 20 में 20 या 19 तक, 18 तक एटलीस्ट रहना चाहिए। अब यदि इससे कम है तो आपको स्कोरेबल करना है, आपको ऊपर लेके जाना है, क्योंकि ये बिहार डीएलएड ही नहीं, अलग एंट्रेंस का भी आप एग्जाम देते हैं, किसी भी तरह का एंट्रेंस का एग्जाम, तो क्वेश्चन यही सब पूछा जाता है। कोई एरो साइंस नहीं पूछा जाता है, जेई नीट या कहीं यूपीएससी से तो क्वेश्चन उठा कर लाएगा नहीं, यही सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या कुछ क्वेश्चन को लेंदी कर दिया जाता है, कैलकुलेटिव कर दिया जाता है। जैसा कि एक क्वेश्चन आया हुआ था, मतलब कि 1 से 2 क्वेश्चन कैलकुलेटिव आता है, कुछ क्वेश्चन नॉर्मल आते हैं, कुछ क्वेश्चन थ्योरेटिकल आते हैं, कुछ क्वेश्चन थ्योरी बेस्ड आते हैं। तो आपको क्या करना है, सब पे पकड़ बना के रखना है। क्यों, इसलिए नहीं कि बिहार डीएलएड का एग्जाम दे रहा है, आप आगे जाकर बीपीएससी टीचर का एग्जाम दे रहे हैं, सीटेट का एग्जाम दे रहे हैं, या किसी भी तरह का एग्जाम दे रहे हैं, तो वहां पे आपको क्या करेगा, ये सभी थ्योरी और ये सभी क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज्यादा काम आएगा। यही सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अलग से किसी भी तरह का क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। सो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, थैंक यू। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और पढ़ते रहे, क्योंकि हंसने और मुस्कुराने से तो काम चलेगा नहीं, जरूरी पढ़ना ही है।